हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली आज हम लोग मैथमेटिकल टूल कंप्लीट करने के बाद मैकेनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करना चाहते हैं। मेंस के एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत फ्रीक्वेंटली इस पर आजकल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं और टॉपिक मैं पहले ही बता चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, एरर एनालिसिस। टॉपिक का नाम होगा समझदार लोग समझ गए होंगे। पहले हम एरर करेंगे पहले हम एरर करेंगे और उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेना ना उसकी। एरर की सही स्पेलिंग पता है ना सबको। हाँ। हम्म। ठीक है। चलो, तो जैसा कि टॉपिक का नाम था, एरर और फिर उसकी एनालिसिस। चलो, सब लोग का फेवरेट टॉपिक होने वाला है। एरर तो करते ही रहते हो कैलकुलेशन में भी आप लोग बहुत ज़्यादा। तो आओ इसको डिस्कस करें। सबसे पहले व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरर। मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, अभी नोट मत करना, पहले समझ लो। मैं नोट करवा दूंगा सारी चीज़ें। पहले अगर हम बात करें एरर का जो बेसिक मीनिंग होता है, सो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। वी विल डिफाइन इट एज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड measured वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो बेसिक मीनिंग सबको क्लियर है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एरर। अभी नोट करने से पहले एक साथ नोट करेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ जो दो तीन चीजें हैं वो समझ लेते हैं। अब हम इसको स्टडी करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, हम इसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो एरर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और कॉज। कहने का मतलब ये है, एरर्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। में लिख देता हूँ पूरा तो आपको लिखने में इजी रहेगा। एरर्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। दो अलग अलग तरीके होते हैं एरर्स को क्लासिफाई करने के। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज और रीजन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज और रीजन की। अगर एरर आया है तो एरर क्यों आया है ना। तो ये होता है पहला क्लासिफिकेशन, होता है इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, की कॉज क्या था या रीजन क्या था। एक तरह से इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल में क्लियर होता जाएगा। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होता है, जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, या वैल्यू कितनी है एरर की। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और वैल्यू। ये जो एरर आया है, इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं या स्टडी करते हैं। पहले काम करता हूँ, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ कॉज या रीजन समझाता हूँ, फिर हम इतना लिखेंगे, इतना याद करेंगे,
याद करवाऊँगा मैं आपको साथ में, और उसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा ऐसा सीक्वेंस होगा। तो पहला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज़। ये अभी हम सबसे पहले ये पढ़ना चाह रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज़। मैं हाइलाइट कर देता हूँ इसको। सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट सबसे पहला जो डिस्कशन होगा हमारा होगा, इट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स classification of errors on the basis of reason या cause, कि अगर एरर आया है तो उसका कॉज या रीजन क्या है, और इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज या एरर, इसको फिर से हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप से। तो ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, ये वाला क्लासिफिकेशन, इसमें फिर से दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। एरर्स आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज नोन एज, बताओ किसी को आइडिया? गुड, वैसे काफी लोग के मैसेज आ गए थे मुझे। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, and second one is known as random error। मैं बाद में याद भी करवा दूंगा सब कुछ, पहले अपन समझ लेंगे ना। एक बार हम सब कुछ समझ लेंगे ना, उसके बाद आपको सारी चीजें याद भी हो जाएगी और मैं याद भी करवा दूंगा ये सब कुछ, है ना? तो फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मीनिंग होता है ऐसे एरर्स जिनका कॉज या रीजन हमें पहले से पता होता है कि ये गलती हुई है या एरर आया है तो किस कारण से आया है, और क्योंकि हमें इनका रीजन पता है तो हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं या एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैंने आपको एक ब्लॉक दिया वे करने के लिए, ब्लॉक का वेट मेजर करने के लिए दिया। आपने डिजिटल वेइंग मशीन देखी है? ग्रोसरी स्टोर पर होती है डिजिटल वेइंग मशीन, वो डिजिटल रीडिंग बताती है रेड कलर में। अब सपोज कर आपने डिजिटल वेइंग मशीन रखी टेबल पर और ब्लॉक को ऊपर रख दिया, और उसके ऊपर पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है उसके ऊपर। तो बताओ कुछ एरर आने वाला है क्या मेजरमेंट में कि नहीं आने वाला है? फैन के हेल्प से अगर वो एयर थ्रो उस मशीन पर स्ट्राइक करेगा तो समझ में आ रहा है कुछ तो एरर आएगा। 1000 ग्राम में 5-10 ग्राम का एरर आना शुरू हो जाएगा, राइट? थोड़ा एरर तो आएगा क्योंकि वो फैन जो होगा उससे जो एयर थ्रो होगा वो थोड़ा सा वेइंग स्केल के साथ जो है वो इंटरप्ट करना स्टार्ट करेगा, तो कुछ एरर तो आएगा। तो इस तरह के जो एरर होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्यों? क्योंकि इनका रीजन हमें पता है। रीजन क्या है? या तो आपने गलत तरीके से मेजरमेंट लिया है, गलत तरीका मतलब आपको थोड़ा केयरफुली मेजरमेंट लेना चाहिए था, आपने गलत तरीके से मेजरमेंट लिया है, या फिर कई बार मान लो आपने कोई खराब डिवाइस यूज कर लिया। खराब डिवाइस का मतलब मान लो, मैं आपको एमीटर समझते हो? एमीटर, एमीटर मतलब जो करंट मेजर करता है, ठीक है? अब मान लो कि वो मशीन ही खराब थी और मैं आपको खराब मशीन दे दी, और आप उससे मेजर करोगे तो कभी सही रीडिंग आएगी क्या? नहीं आएगी ना। बात समझ रहे हो? तो जब मशीन ही खराब है तो सही रीडिंग कैसे लेगी? तो जब आप मेजर करोगे, अगर मशीन में थोड़ी सी खराबी है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो एरर आएगा, है ना? एकदम से प्रिसाइज रीडिंग नहीं आएगी, हो सकता है मशीन थोड़ी सी खराब हो और थोड़ा सा एरर देने लग जाए, ठीक है? तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको रीज़न पता है ना, आपने खराब मशीन यूज़ करी, रीज़न पता है, आपने खराब तरीके से मेजरमेंट लिया, रीज़न पता है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने गए, फ़ॉर्मूला भूल गए, गलत फ़ॉर्मूला लगा के आ गए। गलत फ़ॉर्मूला लगा के आ गए तो ये कैसा एरर हुआ? ये आपने कौन-सा एरर करा? सिस्टमैटिक एरर करा। क्यों? क्योंकि आपको रीज़न पता है। इसका रीज़न क्या था? लैक ऑफ सिंसियरिटी। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था लैक ऑफ सिंसियरिटी। अगर आप अच्छे से रिवाइज़ करते, अगर आप कोशिश करते तो ये एलिमिनेट हो सकता था। कैसे? अच्छे से रिवाइज़ करते और प्रैक्टिस करते, तो जो फ़ॉर्मूला भूलने वाली प्रॉब्लम होती वो एलिमिनेट हो सकती थी। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो अब आपको समझ में आ रहा है सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है ऐसे एरर्स
जिनका कॉज हमें पहले से ही पता हो, और हेंस क्योंकि हमें कॉज पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, पढ़ना एक बार डेफिनेशन। These are the errors whose cause or reason they are known to us. Known to us, हमें पता है इसका रीजन क्या था, ठीक है। और एंड हेंस क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। They can be minimized or reduced. By what? By removing the cause. This type of errors are called systematic errors. इस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं, दे आर नोन एज सिस्टमेटिक एरर्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल याद रखोगे, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, भूल जाओगे नहीं तो। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, व्हाट वाज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल था, एक तरह से आप बोल सकते हो एरर बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू error occurring due to use of faulty इंस्ट्रूमेंट, ये आता है अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टमेटिक एरर। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल अभी बताया था, ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मेजरमेंट, एरर ड्यू टू improper method of मेजरमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट सही था पर आपको उसको सही तरीके से चलाना ही नहीं आता। जैसे अभी हमने बताया था, वेइंग स्केल को पंखे के नीचे रख दिया, ठीक है। तो ये सब उल्टे सीधे तरीके से अगर करोगे तो एरर तो आएगा ही आएगा, भली मशीन सही भी हो, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक एरर्स। अच्छा, लिखने से पहले लिखवा दूंगा, अब पहले बात करते हैं रैंडम एरर की। ये तो सिस्टमेटिक हो गया, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रैंडम एरर। अब देखो क्या होता है, मान लो कि आपने आपके पहले टेस्ट से थोड़ा सा सबक लिया, और सबक लेने के बाद आपने क्या करा, अच्छे से रिवाइज करके गए, सब कुछ बढ़िया अच्छे से रिवाइज करके गए, प्रैक्टिस पूरी अच्छे से करके गए, ठीक है, सब कुछ अच्छे से करके गए, प्रॉपरली करके गए। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो, और एग्ज़ाम देने के बाद भी कुछ एरर हो जाते हैं। पता है वो कैसे एरर होते हैं? वो ऐसे होते हैं, 2+2=5 कर देते हो, कई बार 2+2 5 लिख देते हो, ठीक है? और कई बार प्लस लिखना होता है, 2+3 या 3+4 लिखा होता है, तो 4+3 को 4-3 पढ़ लेते हो और लिख देते हो 7। इस टाइप के कुछ एरर करके आते हो। कई बार मल्टीप्लिकेशन में एरर कर देते हो, कई बार ओएमआर शीट ही गलत भर देते हो। तो सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ ऐसे एरर्स हैं जो आपके लाइफ से कभी एलिमिनेट नहीं हो सकते। कभी भी किसी भी फॉर्म में क्यों आते हैं कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कि इस एरर का एक्चुअल रीज़न क्या है। और जब हमें और जब हमें पता ही नहीं है कि उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, आपको पता है आप 2+2 5 क्यों करके आते हो एग्ज़ाम में? नहीं पता ना, हमें भी नहीं पता, ठीक है? तो जब आपको पता ही नहीं है कि इस एरर का रीज़न क्या है और ये एरर क्यों आने वाला है, कब आने वाला है, किस फॉर्म में आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। फिज़िक्स की आंसर शीट केमिस्ट्री में डाल के आ जाते हो, केमिस्ट्री की आंसर शीट मैथ्स में डाल के आते हो, ठीक है? अलग-अलग तरह के एरर करके आते हो, हर बार कुछ नया एरर करके आते हो। तो इस तरह के एरर्स को, जिनका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, और क्योंकि रीज़न ही नहीं तो उसका एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, तो इनको बोलते हैं रैंडम एरर। अब जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, वो वेइंग स्केल वाला एग्जांपल याद है? अभी वेइंग मशीन की बात चल रही थी। अब मान लो कि आपने वेइंग स्केल रखी है टेबल पर,
पास में से एक हैवी व्हीकल जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा-सा बिल्डिंग के वाइब्रेशन हो रहे हैं, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जिनके कारण कुछ ना कुछ एरर तो आएगा। भले ही वो बहुत कम आए, 0.02% आए, 0.05% आए, आएगा ज़रूर। क्योंकि वो इतना रैंडम है, उसका एक्ज़ैक्ट एक्चुअल रीज़न आप कभी बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल रीज़न क्या था। बात समझ रहे हो? हो सकता है अर्थ के रोटेशन के कारण कुछ इफ़ेक्ट आ रहा हो मशीन पर, हो सकता है पास से कोई ट्रक जा रहा हो, कोई व्हीकल पास कर रहा हो तो वाइब्रेशन हो रहे हैं बिल्डिंग में, उसके कारण थोड़ा-सा मेजरमेंट अलग हो रहा है। हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो सकता है कि थोड़ा-सा प्लस माइनस हल्का-सा मतलब मान के चलो 0.02% कैलिब्रेशन अलग हो जाए। हो सकता है टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर चेंज होने के कारण मशीन का कैलिब्रेशन किसी और टेम्परेचर पर किया था, मशीन मैन्युफैक्चर किसी और टेम्परेचर पर हुई थी। यूज़ किसी और टेम्परेचर पर हो रहा है, तो थोड़ा-सा एरर तो आना बनता है। तो ये सब ऐसे एरर्स हैं, जिनका रीज़न हम बता ही नहीं सकते और बता ही नहीं सकते तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? जैसे मेरे इतना पढ़ाने के बाद भी जैसे मेरा मान लो इतना पढ़ाने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसका रीज़न हम बता ही नहीं सकते ना। जैसे आपने पूरी मेहनत कर ली और हमने पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद भी आपने बोला कि सर हमें वो कल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो हमने कल करा था। तो उसका रीज़न हम बता ही नहीं सकते और जब बता ही नहीं सकते तो एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, तो उस टाइप के एरर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर, ठीक है? तो बताओ इसकी डेफिनिशन समझ में आ रहा है ना? रिलेट कर रहे हो ना सब कुछ? रिलेटेबल लग रहा है सब कुछ? गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा? एरर्स हुज़ कॉज़ और रीज़न आर नॉट नोन टू अस। और जब पता ही नहीं है तो रिमूव क्या करोगे? And hence these errors cannot be removed रिमूव ही नहीं कर सकते आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन बताया, ज़रा समझना इस बात को। बड़ा ही कलरफुल क्लासिफिकेशन बताया है, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है। हम पढ़ रहे हैं, देखो स्टार्टिंग से याद करते हैं, पहले याद करते हैं इतना। हमने बात करी एरर की, एरर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न या ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू कितने टाइप के एरर होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न या कॉज़ एरर फिर से 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न या जो कॉज़ होता है, एरर होते हैं सिस्टमैटिक या रैंडम। सिस्टमैटिक मतलब जिनका रीज़न हमें पता होता है और हम चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, और रैंडम मतलब जिसका रीज़न ही नहीं पता तो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन जो मैंने हाइलाइट किया ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज़, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। बस मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, अभी हम लिखेंगे उसके बाद बताएँगे, ये आप चिंता मत करो। ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है, अब इस पर मैं फ़ोकस करूँगा। सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमें इसकी बात करनी है 5 मिनट बाद। पहले आपको लिखने के लिए, याद करने के लिए सफिशिएंट टाइम अब दिया जाएगा। अच्छे से, बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करना स्टार्ट कर दो। एज़ यूजुअल डाउट, जितने भी इधर-उधर के दुनिया भर के डाउट हैं, हम सब डिस्कस करेंगे आखिरी के 10 मिनट में। पहले हम 1 आवर 10 मिनट के लिए बिल्कुल नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की तरह, बिना किसी इंटरप्शन के, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, हम पहले पूरे कंसेप्ट्स कवर कर लेंगे। हो सकता है वो बहुत सारे डाउट उस कंसेप्ट के अंदर ही कवर हो जाएँ आपके, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे।
एरर की स्पेलिंग में एरर है, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच, आपने हमें बता दिया। अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में, बढ़िया हैंडराइटिंग में, प्रॉपर सीक्वेंस में एक-एक चीज़ नोट करनी है हमें। नोट करने के साथ-साथ मेमोराइज़ भी करते जाना है। सारी चीज़ें याद होती चली जानी चाहिए। अब ये लिखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन। और एज़ यूजुअल लिखने से पहले फ़ोटो लेके फिर लिखना है ना, मैं बार-बार बैक स्क्रॉल नहीं करूँगा। पहले जैसे आया ये स्लाइड आई, पहले फ़ोटो ली फिर लिखना स्टार्ट करा ताकि कुछ मिस हो जाए तो हम लिख पाएँ देखकर। फिर इसके जो 2 एग्ज़ाम्पल्स थे वो भी नोट कर लो।
अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। डन, याद भी हो गया। अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन जिस पर आते हैं वो होता है कैलकुलेशन पर। मतलब हम अब क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड हम एरर को कैलकुलेट करेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे। सो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमारी हेडिंग क्या है? अब हमारी हेडिंग है जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ classification of error on the basis of magnitude। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम एरर को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप का जो एरर होता है इट इज़ नोन एज, फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइप का एरर है इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एज यूजुअल पहले हम समझेंगे, याद करेंगे, फिर नोट करने के लिए टाइम दूंगा मैं। पहले एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कहा जाए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एक लाइन का आंसर है एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पूरा लिख देता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी देखना, थोड़ी स्टोरी यहाँ पे थोड़ी और इंटरेस्टिंग है, इतनी इजी नहीं है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको ऐसे समझो, सपोज कि मेरे पास एक ब्लॉक था, मेरे पास एक गोल्ड ब्रिक थी। इमेजिन करो मेरे पास एक गोल्ड ब्रिक थी जिसका वेट था 450 ग्राम्स। एक्चुअल वेट था ये एक्चुअल वेट था 450 ग्राम्स। पर मैंने क्या करा, इसके ऊपर जो मार्किंग थी, वेट की मार्किंग थी, वो हटा दी और मैंने आपको गिफ्ट कर दी। ठीक है, आपके मैथमेटिकल जो लॉजिक था और इन सब से मैंने इम्प्रेस होकर, जो इस क्लास में आर्यभट्ट और बार बार भूल जाता हूँ नाम, हाँ, रामानुजन और आर्यभट्ट थे, उनको मैंने ये गोल्डन ब्रिक गिफ्ट कर दी। ठीक है, और उसके ऊपर से वो वेट की जो मार्किंग थी, जो एक्चुअल वेट था, वो हटा दिया, 450 ग्राम हटा दिया और दे दिया। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको वेट करोगे नहीं, सर ने में गिफ्ट में कितना वेट गोल्ड का दिया, मास गोल्ड का दिया, वेट करोगे। पर जब आप वेट करोगे तो क्या एक्चुअल में आपका मेजरमेंट जरूरी कितना ही आएगा? थोड़ा बहुत तो एरर करोगे आप, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, थोड़ा बहुत एरर आएगा। तो जैसे मान लो कि इसकी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी, टीवी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ट्रू वैल्यू थी 450 ग्राम। और आप मेजर करने गए, और क्योंकि आप मेजर कर रहे हो तो आप एरर तो कुछ करोगे ही। आपने मेजर करा 420 ग्राम। ठीक है, तो उसका मतलब आपने कितना एरर करा मेजरमेंट में? आपने एरर करा, कितना एरर करा? आपने एब्सोल्यूट एरर करा, इस ट्रू वैल्यू दैट इज 450 होना चाहिए था, पर आप मेजर करने गए तो आपने 420 मेजर करा, मतलब 30 ग्राम का एब्सोल्यूट एरर हुआ है आपसे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना एरर हुआ। ये नेगेटिव भी हो सकता था, ये पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। इसलिए याद रखना ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट? समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नाम से क्लियर हो गया होगा, एब्सोल्यूट एरर। पर अब एक बहुत जेन्युइन बात है, सुनो। अब जब आपको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होगी तो क्या करोगे आप? ऐसा भी तो कई बार हो सकता है कि जैसे मान लो आपको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, तो उस केस में जैसे मान लो, आप एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में आपने कभी एक्सपेरिमेंट करें? स्कूल में एक्सपेरिमेंट करे होंगे 9th 10th में फिजिक्स के। तो उसमें वो बोलते हैं कि जैसे मान लो एक प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। प्रिज्म का ग्लास लैब होता है ना, ग्लास लैब वगैरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं करते हो एक्सपेरिमेंट? तो क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, व्हेन ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, कभी मान लो आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो क्या करोगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, तो ध्यान से सुनना, फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना। व्हेन ट्रू वैल्यू, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना आपके लिए इजी होगा, सब सीक्वेंस लिख रहा हूँ मैं पूरा। इज नॉट नोन टू अस, कभी कभी होता है कि ट्रू वैल्यू में पता नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे।
मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोल दो, मेजरमेंट बोल दो। तो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड या परफॉर्म्ड, मेजरमेंट बोल दो, एक्सपेरिमेंट बोल दो, उसको हम रिपीट करेंगे या परफॉर्म करेंगे एन टाइम, जितनी बार आपको करना है, 5 बार, 7 बार, 3 बार। जब आप करते हो ना लैब में एक्सपेरिमेंट को 3 4 बार करके अलग अलग रीडिंग आती है, 3 4 रीडिंग आती है, 3 4 रीडिंग लेते हो, एक रीडिंग कभी नहीं लेते हो। देखा है आपने? कभी स्कूल गए हो? कभी एवरेज आपने देखा है? हाँ, स्कूल गए हो सब लोग? हाँ। फिजिक्स की लैब कभी नहीं गए आज तक? अरे रे रे। ओ। पर एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी तो किया होगा, तो देखा होगा आप लोगों ने कि एक रीडिंग नहीं लेते हो, आपसे कहा जाता है कि आप कम 3 से 5 रीडिंग लो। कम से कम कम से कम 3 से 5 रीडिंग लो, तो वैसे मान लो एन टाइम्स रीडिंग ली। अब 5 रीडिंग लेने के बाद, एन रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे? एंड द मीन ऑफ दिस एन वैल्यूज। मीन समझते हो? मीन मतलब एवरेज। मीन मतलब एवरेज। एंड द मीन ऑफ दोज एन वैल्यूज इज कंसिडर्ड क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू। अभी मैं समझाऊंगा और अच्छे से, थोड़ा आपको ज़्यादा और मज़ा आएगा जब इसको समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेते हैं, फिर और मैं एग्जांपल भी बताऊंगा इसके, ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी, एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है ए। एग्जांपल, लेट से एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको मैंने मेजर करनी थी। अभी ये ए क्या हो सकता है? ये करंट हो सकता है, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, ये मास हो सकता है, ये क्लास लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो मैंने आपको मेजर करने के लिए दी है, मेजर करने के लिए दी है। ठीक है, ये आपको मैंने मेजर करने के लिए दी, तो आप क्या करोगे? एन टाइम्स रीडिंग लोगे। कितनी बार? एन टाइम्स रीडिंग लोगे। हर बार रीडिंग थोड़ी अलग अलग आएगी। कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट करा है, देखो ऐसा होता है ना, हर बार रीडिंग थोड़ी अलग अलग आती है। तो मान लो कि, जैसे एग्जांपल सिंपल बात बताता हूँ, आप कोई न्यूमेरिकल करते हो, 10 बार न्यूमेरिकल करो, 10 बार उस सेम न्यूमेरिकल का आंसर आपका अलग आता है, होता है कि नहीं होता है? ऐसा आपके साथ बताओ। क्वेश्चन सेम, पर सेम क्वेश्चन को जब आप 10 बार, 10 अलग अलग दिन 10 बार सॉल्व करते हो, हर बार आपका आंसर अलग अलग आता है। हुआ है या नहीं हुआ आपके साथ? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। देखो, हम आप लोगों को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना? मतलब पहली बार आपने करा कुछ और आंसर आया, दूसरी बार करा तो कुछ और आंसर आया, तीसरी बार करा कुछ और, मतलब हर बार 10 बार करा तो 10 बार 10 बार अलग अलग आंसर आया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फिर आप क्या करते हो? थक हार के आप क्या करते हो? अब 10 आंसर आ गए अलग अलग, तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि एक काम करते हैं, बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। अब ये बीच का रास्ता कैसे निकलता है? बीच का रास्ता ऐसे निकलता है कि अभी आपकी जितनी भी वैल्यूज आई है, आप उनका लेते हो मीन। मीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से। एम मतलब समझ रहे हो? एम मतलब मीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप क्या करते हो? बोलते हो एक काम करते हैं, ना हेडेक ना लेते हुए हम सभी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद उसका एवरेज, एवरेज लेना आता है ना सबको, एवरेज ले लेते हैं। और इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज मानेंगे। इसी को हम मानेंगे कि ये अब हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके बहुत क्लोज है। क्या बात कर रहे हो? हमारी वॉइस क्लियर नहीं है? क्या बात कर रहे हो? क्लियर है ना, वही तो हम बोल रहे हैं। अब वो आप सोचोगे कि वो किसी सिंगर के जैसी वॉइस हो, तो वैसी वॉइस तो होगी नहीं। जैसे वो कौन चल रहा है आजकल, अरिजीत सिंह, हाँ। अरिजीत सिंह जैसी वॉइस अगर आपको चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली वैसी वॉइस तो है ही नहीं हमारे पास। या एक और वो है ना वो, और कौन है? एक और है कोई, वो जो रियलिटी शो में आके रोती रहती है, वो एक, नाम एक तो पता है, हाँ, नेहा कक्कड़। देखो कितने कितने टैलेंटेड लोग हैं, देखो इस बैच के, एकदम से सबने मैसेज कर दिया नेहा कक्कड़, हाँ बिल्कुल। तो अब आपको वैसी वॉइस, मतलब वैसा साउंड चाहिए, वैसी वॉइस चाहिए, तो वो वैसी वॉइस तो है ही नहीं ना। क्या करें बताओ? हाँ, टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़, पता नहीं कितने सारे सिंगर्स हैं, हमें तो आइडिया नहीं ज़्यादा इन लोगों के बारे में। मनोज तिवारी भी गाना गाता है क्या? अच्छा, हमें नहीं आइडिया था इस बारे में। चलो, मतलब क्लियर है सबको।
है ना? अब इतनी भी तारीफ मत करो, कौन है भई ये जुबिन नौटियाल सर से अच्छी वॉइस सर की। अच्छा, थैंक यू, ठीक है? भले ही झूठी सही तारीफ तो करी कम से कम, थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। भले ही झूठी तारीफ हुई पर बड़े दिनों बाद किसी ने तारीफ करी है, सुनकर हमें अच्छा लगा। चलो, अब हम एरर को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम बता रहे थे आपको एरर के बारे में कि आप क्या करोगे, मीन वैल्यू लोगे और मीन वैल्यू को आप मानोगे कि ये ट्रू वैल्यू है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बताओ, अगर ये ट्रू वैल्यू है तो आपने कितने मेजरमेंट करे थे? थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना है ना। आपने कितने मेजरमेंट करे थे? एन मेजरमेंट करे थे, है ना? और आपने माना कि इन एन मेजरमेंट का जो एवरेज है ये क्या है, ये है ट्रू वैल्यू। आपने माना ना कि ये ट्रू वैल्यू के आसपास होगा, ये ट्रू वैल्यू मान रहे हो। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई। अब मैंने क्या करा, इसके हेल्प से मैंने फाइंड करा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। जो फर्स्ट मेजरमेंट था, फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा बताओ। वो उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा ए वन, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस, है ना। डेल्टा ए वन मतलब एरर, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। डेल्टा मीन्स एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। वो होगा बताओ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अरे वाह, सब लोगों ने पहले ही मैसेज कर दिया, एम माइनस ए वन। मतलब एरर में तो एक्सपर्ट हो आप लोग, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कुछ हो ना हो, पर एरर में तो आप लोग एक्सपर्ट लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत एरर करे हैं और बहुत बार उनकी एनालिसिस करी है ना। बिल्कुल एक्सपर्ट लग रहे हो इस टॉपिक में। चलो, इसी तरह से मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे अब हम। अरे हाँ, भूल गए, इस वाले में कॉपी का ऑप्शन नहीं है, लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट इज डेल्टा ए टू विच इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू जो को आप मान रहे हो ए एम है माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब ये सेकंड मेजरमेंट जो आपने लिया था इसमें भी थोड़ा सा एरर है, वो इतना है। वैसे ही बताओ एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, निकाल लूंगे। ऐसे करते करते मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अब ये बताओ कि इसी सीक्वेंस को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसी सीक्वेंस को लिखते आना, कंटिन्यू करता हूँ, तो मुझे आखिरी में मिलेगा एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट, सबसे लास्ट जो मेजरमेंट था। इज डेल्टा ए एन। डेल्टा ए एन मतलब एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। वो क्या होगा, ए एम मेजर्ड वैल्यू जो आपने बताया ना, कि सॉरी ट्रू वैल्यू जो आपने बताया कि मीन वैल्यू होगी, माइनस मेजर्ड वैल्यू इज ए एन, ये हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर एक पर्टिकुलर स्टेप में आपके जो एरर्स आ रहे हैं ये उनकी वैल्यू, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको हम लोग हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है, ये तो स्टोरी हुई एब्सोल्यूट एरर की। आपको समझ में आया हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना आया। चलो, पहले सिर्फ इतना ही नोट करो, पहले इतना एब्जॉर्ब करो, फिर मैं आपको इसका बी टाइप बताता हूँ। ये एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। हाँ देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि सेम कंडीशन में अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट करने पर अलग अलग एरर क्यों आते हैं, देखो मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ। 2 मिनट रुकना, पहले मैं आपको रीजन समझाता हूँ, मैं ये बताता हूँ
थोड़ा समझने की कोशिश करना, पर फिर डाउट मत पूछना। मैं बताऊंगा तभी जब आप फिर डाउट मत पूछना मेरे से, क्योंकि लॉजिकल है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और फिर उसके बाद डाउट मत पूछना। एक ही बार बताऊंगा मैं, देखो होता क्या है। जो रैंडम एरर्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। समझना, रैंडम एरर मतलब आपने मान लो सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट कर दिया। सुनना ध्यान से, पहले 1 मिनट। इंपॉर्टेंट और लॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको मैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक इंजीनियरिंग विजन होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने कभी एक्सपेरिमेंट करे हैं स्कूल में, तो आपने फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट की कॉपी में लिखा होगा प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। देखा है? प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर लिखा होता है। तो जो प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर जो लिखा होता है कि एक्सपेरिमेंट ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो एरर हो जाएगा, वो सब क्या होते हैं? वो सब सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब जब आप आपके एक एक्सपेरिमेंट कॉपी में, फाइल में, जब आप लिखते हो प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर, तो वो जो एक्सपेरिमेंट फाइल में प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, एक्सपेरिमेंट फाइल में जो कॉलम होता है प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर, ये भी कैसे एरर होंगे? ये ऑब्वियसली ये सिस्टमैटिक होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि ये तरीके से सिस्टमैटिक एरर आ सकते हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। पर ये अलग बात है, आप ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि अरे इन सब का क्या मतलब है ना? आप सोचते हो कि हटाओ, हम कोई प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर कुछ नहीं आएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में, हम कर रहे हैं, हम तो प्रो हैं, और क्या एरर आएगा? पर वो एरर आते हैं, उनको आपको हटाना है। चलो, अब आपने एरर हटा दिया, मान लो आपने प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर वाले से सिस्टमैटिक एरर हटा दिया। अब मान लो आपको एक ब्लॉक का मैंने वेट मेजर करने के लिए दिया था, जिसका एक्चुअल वेट है 50 ग्राम। एक्चुअल वेट है 50 ग्राम, पर आपको तो पता ही नहीं था ना, तभी तो आपको मेजर करने दिया मैंने। पर एक्चुअल वेट था 50 ग्राम था, जो कि मैंने आपको मेजर करने के लिए दिया। अब बताओ, आपने सिस्टमेटिक एरर हटा दिए तो क्या आपकी रीडिंग फिर भी सही आएगी क्या? आप रीडिंग लोगे कि आपकी रीडिंग सही आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रैंडम एरर तो अभी भी आएंगे। पर रैंडम एरर की खास बात समझो कि वो दोनों साइड पर आएंगे। अरे रैंडम एरर तो दोनों साइड पर आएंगे, मतलब एक बार रैंडम तो रैंडम ही होता है ना, वो तो एक बार जैसे हेड आएगा तो एक बार टेल्स भी आएगा, एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल्स आएगा, वैसे ही एक बार अगर आप मेजर करोगे तो पहली रीडिंग आपकी आएगी मान लो 52 ग्राम, तो दूसरी रीडिंग आपकी हो सकता है कि 47 ग्राम आए, तीसरी रीडिंग आपकी होगी 51 ग्राम, चौथी रीडिंग आपकी होगी 40 या 50 भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ही एरर हो, है ना? ऐसा जरूरी भी नहीं कि रैंडम एरर हर बार भी आए। आप समझ रहे हो कि कुछ बार एरर हो सकता है, कई बार एरर नहीं भी हो सकता। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्योंकि ये एक बार पॉजिटिव एंड पर, एक बार नेगेटिव एंड पर आएगा, तो अगर आप 4-5 रीडिंग लोगे तो आपके चांसेस हैं कि जब आप इन रीडिंग का एवरेज लोगे तो रीडिंग क्लोज आएगी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है, समझ रहे हो कुछ बात क्या कहना चाह रहा हूँ? लॉजिकल बात समझ रहे हो? अरे एरर रिपीट होगा तो 2 बार होगा, 3 बार होगा, 10 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो चांसेस बढ़ गए ना। अरे यार 10 रीड, इसलिए मैं समझाता नहीं हूँ, देखो इसीलिए मैं डरता हूँ। इसीलिए मुझे आजकल ना बहुत डर लगने लगा है। ये आर्यभट्ट और रामानुजम से इतना डर जाता हूँ मैं एकदम से, है ना? जहाँ मैं कोई इंजीनियरिंग की चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम से मुझे डर लगने लगता है ना? इसीलिए बोलते हैं। अरे हम क्या बताना चाहते हैं? हम कुछ नहीं बताना चाहते, गलती हो गई, हमने बता दिया। हम कुछ नहीं बताना चाहते। कुछ नहीं, आप तो वैल्यू याद रखो जो भी हमने बताया था, ठीक है? बाकी हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, अगर इस बैच में एक भी इंजीनियर बैठा हो, इस बैच में हमारे बीच अगर एक भी असली इंजीनियर बैठा हो, तो उसे समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि रैंडम एरर तो रैंडम होंगे, एक बार पॉजिटिव होंगे, एक बार नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब थोड़ा आगे वैल्यू होगी, थोड़ी पीछे होगी, पर जब आप एवरेज निकालोगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप क्या करते हो, 5-10 रीडिंग लेते हो, एक रीडिंग नहीं लेते हो, 10 एक रीडिंग लेके फिर उनका एवरेज निकालते हो। तो उससे आपका आंसर जो है ना, उसकी एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरे जैसे मान लो एक ही टेस्ट दिया एक ही टेस्ट दिया आपने, पहला टेस्ट दिया। अब उसी दिन मान लो आपने एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पार्टी करी थी, आपकी तबीयत खराब है, आपको नींद आ रही थी, आपका टेस्ट खराब गया, तो क्या वो आपका एक्चुअल रिफ्लेक्शन है? नहीं है। मान लो आपने दूसरा टेस्ट दिया, 3 हफ्ते बाद दूसरा टेस्ट दिया, गलती से वो क्वेश्चन आ गए जो आपने पहले से ही कर रखे थे, तो आपसे क्वेश्चन बन गए, वैसे बनते नहीं पर बन गए उस दिन।
तो क्या वो आपका टेस्ट का सही रिफ्लेक्शन है? नहीं। पर यही चीज़ अगर हम साल भर करते रहें, बहुत सारे टेस्ट लेके उनका एवरेज निकालें, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये एवरेज वैल्यू जो है, अब ये वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू है। एक दो टेस्ट से हमें रिजल्ट नहीं पता चलता, क्यूमुलेटिव रिजल्ट पता चलता है। अब और कैसे समझाएं बताओ? अब हम तो उम्मीद हार चुके हैं समझाने की। अभी भी अरे भाई, जैसे अब क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखा है कभी? अब बताओ करूँ तो क्या करूँ मैं? अभी क्रिकेट देखा है आपने कभी? क्रिकेट में वो उनके एवरेज दिखाते हैं, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज देखा है? वो बताते हैं कि हर मैच में कितना रन बनाता है ये प्लेयर। बताते हैं हर मैच में कितने रन बनाता है ये प्लेयर। जैसे मान लो एक प्लेयर है, कोई क्रिकेटर का नाम बताओ, ढंग के क्रिकेटर का। हम क्रिकेट देखते ही नहीं ज़्यादा। हाँ, MS धोनी, चलो ठीक है। चलो ठीक है, MS धोनी। अब ये मान लो पहला मैच इसने खेला था, मुझे याद है, जब शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, शायद 0 या 1 रन भी आउट हो गए थे ना। मुझे याद तो नहीं है, ऐसा कुछ था। मैंने मूवी देखी थी क्योंकि, है ना? तो अरे जिसके साथ भी खेला हो, बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ो ना यार, स्टोरी पे कंसंट्रेट करो ना। पहले मैच में 0 पे, तो क्या ये खराब प्लेयर है? नहीं। पर मान लो 2 मैच, दूसरे मैच में 5 रन बनाए, तो क्या खराब प्लेयर है? नहीं। पर मान लो तीसरे मैच में 200 रन बना दिए, तो क्या इतने अच्छा प्लेयर है क्या? इतने अच्छे भी नहीं है कि हर मैच में 200 रन बनाए। ठीक है। पर क्या होता है जब अगर 10 एक मैच हो जाए, 10 एक मैच हो जाए, और 10 एक मैच के बाद आप इन सबका एवरेज निकालो, तो वो ट्रू परफॉर्मेंस दे रहा है। वो दे रहा है कि हाँ, ये ट्रू परफॉर्मेंस इस प्लेयर का। राइट। बात समझ में आ रही है? वो ट्रू परफॉर्मेंस हो रहा है। बैटिंग एवरेज जिसको बोलते हैं, वो बैटिंग एवरेज जो है ना, वो ट्रू परफॉर्मेंस दिखाता है हमें। वो बहुत जरूरी है। इसीलिए हम उसको ट्रू वैल्यू के पास, इसलिए आपको बोलते हैं जितने ज्यादा ज्यादा रीडिंग हो उतना लो। पर आप क्या आलसी होते से स्कूल वाले बोल देते हैं कि चलो 3 4 रीडिंग ले लो बस। 4 रीडिंग लेके एवरेज निकाल लो, जबकि लेना क्या चाहिए? आइडियली 6 से 8 रीडिंग कम से कम लेना चाहिए। और जितनी ज्यादा लोगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा लोगे उतना और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी हमारे एवरेज में। मतलब उतना हमारी एवरेज वैल्यू प्रिसीजन की तरफ आती जाएगी। बस अब इससे ज्यादा मैं समझाऊंगा तो मैं खुद फिजिक्स भूल जाऊंगा। अब इससे ज्यादा अब मेरे अंदर और एबिलिटी नहीं है। अब मेरे अंदर इससे ज्यादा और टीचर जनरेट नहीं हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ा मैनेज कर लो, एडजस्ट कर लो, ठीक है, याद कर लो उसको। चलो अब आगे सुनो। आगे सुनो क्या, पहले ये, हाँ, मैं बता रहा था कि ये एवरेज क्यों ले रहा हूँ मैं, समझ में आया? अब देखो क्या हुआ। फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना आया, समझ रहे हो? फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपने देखा, इनका एवरेज निकाला था, एवरेज आया था कितना? 50। तो फर्स्ट वाले में -2, सेकंड में -3, प्लस वाले में 1, जो भी आया एरर, वो सब क्या है? वो सब एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग कहलाएंगे अब। ठीक है। बात समझ गए? इसीलिए हम एक से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। ज्यादा चिंता मत करो, है ना? एक ही दिन में सब सीख जाओगे फिजिक्स तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इसको एक काम करो, अभी नोट कर लो। यहीं से तो नोट करना है, रैंडम एरर के बाद यहाँ से तो नोट करोगे। यहाँ से नोट करना शुरू करो ना। स्क्रॉल अप नहीं किया था क्या? अरे यार, फोटो लो पहले, फोटो लिया करो सब लोग। पहले फोटो लेना है और फिर नोट करना है।
47, 50, 52, 50 का एवरेज 100 आ रहा है, 50 के पास नहीं आ रहा है। मिरेकल मिरेकल हो गया ये। हमारी बैच में एक आर्यभट्ट, रामानुजन श्रीधराचार्य है जिनका 47, 50, 52 और 50 का एवरेज 100 आ रहा है। मतलब एवरेज, ध्यान देना, ध्यान देना इस पॉइंट पर कि उनका एवरेज चारों वैल्यू से भी ज़्यादा आ रहा है। मतलब जो वैल्यूज़ का एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज उन चारों वैल्यू से भी ज़्यादा आ रहा है। मतलब 4 टेस्ट दिए उन्होंने, गज़ब! ये तो हम फ़ोटो खींच के बाकी टीचरों को दिखाएँगे। ये तो मिरेकल हो गया, हम बाकी टीचरों को दिखाएँगे, है ना? उनसे शेयर करेंगे, हमारी बैच में ऐसा भी हुआ है एक बार। है ना? इस पे हम मीम बनाएँगे और शेयर करेंगे बाकी टीचरों के साथ। मतलब पहले टेस्ट में आपने 47 मार्क आए, दूसरे में 50 आए, तीसरे में 51 आए, चौथे में 52 आए, पर आप बोल रहे हो कि आपका ओवरऑल एवरेज आ रहा है 100। इतने अच्छे कांसेप्ट, इतने उम्दा कांसेप्ट, आप मिरेकल लाते कहाँ से हो? और भैया 2 से डिवाइड कर दिया क्या आपने? हे भगवान! एवरेज निकालना सिखाना, एवरेज को डिवाइड बाय 2 नहीं होता है, समझ में आता है ना? एवरेज डिवाइड बाय 2 नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर फेमस बनना है मुझे, तो इस बैच की जो क्लासेस है ना? उनको मैं टीवी पे टेलीकास्ट करूँ, अगर वो कॉमेडी शो आता है ना कोई सा, या इसके मीम बना के एक अलग वेबसाइट पे डाल दूँ, तो बता रहा हूँ सुपर हिट हो जाएगा काम अपना। मतलब देखो तो सही, गजब काम किया कि मीन जो है वो चारों वैल्यू से भी ज़्यादा एवरेज निकल रहा है ना? किसी भी टेस्ट में 100 ही नहीं आए, हर टेस्ट में 50 के आस-पास आए, पर जब सबका एवरेज निकाला तो 100 हो गए। कहाँ से लाते हो सब लोग इतना टैलेंट? नहीं, ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होती कभी भी। एक्चुअली क्या होता है कि हम एवरेज वैल्यू जो आती है ना, उसको ही मानते हैं कि यही हमारी ट्रू वैल्यू होगी। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको कभी ट्रू वैल्यू कभी पता नहीं होगी। आप तो मानोगे कि एवरेज वैल्यू जो है ना, वही ट्रू वैल्यू है। एक काम करो, ज़्यादा चिंता नहीं करो। ज़्यादा अपने को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है अपने को, ज़्यादा चिंता करने से गड़बड़ हो जाएगी। अब आप एक काम करो, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको बिल्कुल आराम से आज लिखो, सिर्फ़ 1-2 दिन सोचो उसके बारे में, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, जब रिवाइज़ करते हो आपको सारी चीज़ें स्ट्राइक करेगी, ठीक है? तो अभी आपको सिर्फ़ नोट करना है, और आज मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताऊँगा। हाँ, मतलब ये देखो, सही बात है कि ये लोग तो एरर में भी एरर कर रहे हैं, है ना? एरर के अंदर भी एरर कर रहे हैं, एरर के मेज़रमेंट में भी एरर कर रहे हैं। देखो, क्या ज़माना आ गया है। एरर के मेज़रमेंट में भी एरर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, जैसे होता है सपने में भी सपने देखते हैं, वैसा ही एरर के अंदर भी एरर कर दो। इसी को घोर कलयुग कहा गया है, बिल्कुल। इसी को वेदों में घोर कलयुग कहा गया है। आओ अब हम कुछ और कांसेप्टों की बात करें। वो लिख लिया था ना सबने? अब दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा होता है, पहला क्या था? एब्सोल्यूट एरर था, दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले ना डाउट मत पूछना, पहले समझने की कोशिश करना कि मैं ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद डाउट पूछना, पहले समझने की कोशिश करना। अभी आपको याद है आपने हर एक में कुछ एरर निकाला था। हर एक में कुछ ये एरर क्या थे? ये एब्सोल्यूट एरर थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड मेजरमेंट में ये क्या थे? ये सब एब्सोल्यूट एरर थे। ये सब क्या थे? एब्सोल्यूट एरर थे। अब अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जितने भी एरर्स आए थे, जितने भी एरर्स आए थे, लिख देता हूँ थोड़ा-सा और, डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3, जितने भी एरर्स आए थे ना, उनका आपको मीन लेना है। पर एक प्रॉब्लम है, आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम क्या है। जब मैं इनका मीन लूँगा तो ये ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 0 ही आने वाला है फिर तो। क्यों?
क्योंकि बताया था एक बार एरर पॉजिटिव होगा, एक बार एरर नेगेटिव होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में ऑन एन एवरेज कितना एरर आ रहा है। सुनना बात को, अभी कंफ्यूज मत होना, डाउट मत पूछना, पहले पूरी बात सुन लेना। हम देखना चाहते हैं कि हर बार एक्सपेरिमेंट करने पर ऑन एन एवरेज आप कितना एरर करते हो। तो इससे आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि सबका सम तो जीरो के आसपास आएगा। क्यों? एक बार पॉजिटिव एरर, एक बार नेगेटिव एरर। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ मॉड लगा देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा बताओ? मॉड लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो वैल्यू मिलेगी, वो आपको ये बताएगी कि हर बार आप ऑन एन एवरेज कितना एरर करते हो। ऑन एन एवरेज हर बार कितना एरर करते हो, पर ये एरर कहीं भी हो सकता है। आप वैल्यू से ज़्यादा भी मेजर कर सकते हो, वैल्यू से कम भी मेजर कर सकते हो। कितना ज़्यादा या कितना कम मेजर कर रहे हो, ये वो बता रहा है। और ध्यान से सुनना। अब इसके बाद आपसे कोई पूछता है कि वैल्यू क्या होगी, तो आप पता है वैल्यू को क्या बोलोगे? वैल्यू बोलोगे, वैल्यू ऑफ ए विल बी ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। समझदार लोग समझ गए होंगे ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं। देखो, समझो इसको। हर बार आपने कुछ एरर करा, कुछ बार पॉजिटिव करा, कुछ बार नेगेटिव करा, कुछ बार पॉजिटिव एरर आया, कुछ बार नेगेटिव एरर आया। पर आपने क्या करा, आपने देखा कि हर बार आप कितना एरर करते हो मैग्नीट्यूड वाइज, और उनका एवरेज लो। तो आपको पता चल जाएगा कि हर मेजरमेंट में आप कितना एरर करते हो सकता है 1.5 का एरर हो। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, बताओ ऑन एन एवरेज आप इसमें कितने का एरर कर रहे हो। इसमें मान लो -3, इसमें 0, इसमें +1, इसमें +2। तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो वैसे ही 0 आ जाएगा। पर अगर आप वैसा करते हो, मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ रहा है ये? 3 4 5 6 6/4, मतलब 1.5। मतलब ऑन एन एवरेज आप 1.5 का एरर करते हो। अब वो कहाँ करते हो? कम में भी कर सकते हो, ज़्यादा में भी कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा? 50 प्लस माइनस 1.5। मतलब उसमें 1.5 का एरर आप कहीं भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, पर हर बार ऑन एन एवरेज 1.5 का एरर आप करते हो। समझ रहे हो कुछ बात को? बहुत बढ़िया। वैसे अगर कभी किसी को एक आध परसेंट समझ में नहीं आया तो चिंता मत करना, थोड़ा इसको एनालाइज करना आज अच्छे से। हमने बहुत टेक्निकल फ्रंट पे ये टॉपिक आपको बताने की कोशिश करी है। इसको समझना अच्छे से, थोड़ा एब्जॉर्ब करना चीज़ों को, सोचना इसके बारे में। आपको कभी ना कभी तो क्लियर होगा जो हम बता रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने भर बाद, महीने भर बाद नहीं तो साल भर बाद, नहीं तो 2 साल बाद। एक न एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, सर ने जो बातें बताई थी वो बहुत लॉजिकल और बहुत सही थी। ये एच सी वर्मा में किस नाम से दिया हुआ है? ये शायद एच सी वर्मा में नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगा शायद। हाँ, ये है सेकंड, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी रुको, लिखने से पहले मैं तीसरा भी लगे तो बता ही दूं आपको। तीसरा होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर समझ रहे हो क्या होता है? जिसको हम कई बार क्या होता है, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं फिजिक्स में। देखो, फ्रैक्शनल का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। आउट ऑफ वन। जैसे मान लो, कहने का मतलब अगर मैंने आपको 50 ग्राम मेजर करने के लिए दिया, और आप मेजर कर रहे हो मान लो 48 ग्राम, चलो, तो बताओ ये है ट्रू वैल्यू, ये है मेजर्ड वैल्यू। बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है? एरर कितना आ रहा है? 2 ग्राम का एरर आ रहा है। कितने ग्राम में? 50 ग्राम मेजर करने में आप 2 ग्राम का एरर कर रहे हो, तो फ्रैक्शन कितना होगा बताओ? 1/25। ये होगा फ्रैक्शनल एरर। मतलब अगर आपको 1 ग्राम मेजर करने के लिए दूंगा तो कितना एरर करोगे? इतना। समझ रहे हो? 50 ग्राम मेजर करने में आप 2 ग्राम का एरर करते हो, तो 1 ग्राम मेजर करने में कितना एरर करोगे? 1 × 2 × 550। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद है बचपन के दिन? वही कर रहा हूँ मैं। मतलब 1/25। ये फ्रैक्शन क्या बताता है कि आउट ऑफ वन आप कितना एरर करोगे। इसको बोलते हैं, ये सब देखो बेसिक चीजें हैं मैथ्स की, जो आपने कभी 8 7 8 9 में पढ़ी होगी, है ना? उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ अब इंजीनियरिंग साइंस में। अब उसको हम इंजीनियरिंग साइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होगा बताओ? ये होगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू देख रहे हो ये एरर है, और ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। जो आपने अभी ये मीन एब्सोल्यूट एरर करा, हर मेजरमेंट में आप कितना एरर कर रहे हो, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू।
पर आपको ट्रू वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो आप मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मानते हो। तो ट्रू और मीन वैल्यू अभी क्वेश्चन कराऊँगा इस पर ना, तब 100% क्लियर हो जाएगा। अभी 50% हो रहा हो, तो भी क्वेश्चन देखते से ही आपको 100% क्लियर होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। इसको हम लिखेंगे डेल्टा एएम बाय एएम। अभी आप है ना सिर्फ़ उस पे जाओ, कंसेप्ट पर जाओ कि आपको मैंने मेज़र करने के लिए दिया 50 ग्राम, आपने मेज़र करा 48 ग्राम। तो एरर आया कितना? 2 ग्राम का। 2 ग्राम का एरर आया 50 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना एरर होगा? ये होता है फ्रैक्शनल एरर बस। इतना समझ में आ गया है ना, तो आपका क्वेश्चन आगे बन जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है मैंने। लगे हाथ तो 1 मिनट रुको ना, लिखने से पहले मैं एक एरर और बता ही देता हूँ, फिर हमारा ये चारों एरर पूरे हो जाएँगे। 4th होता है परसेंटेज एरर। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? हो गया क्लियर नाम से? बिल्कुल सही। परसेंटेज एरर होगा आउट ऑफ 100। मतलब फ्रैक्शनल एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, भई आउट ऑफ 1 इतना एरर है तो आउट ऑफ 100 कितना एरर है? तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है? अभी क्वेश्चन कराऊँगा इस पर, तब मज़ा आएगा असली तो। कहाँ से नोट करना था हम लोगों को? ये सेकंड से नोट करना था ना, यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। अच्छे बच्चों की तरह बिना मुझे परेशान करे यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। आओ अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन सिखाता हूँ। उससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आज जो हमने पढ़ा।
सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन, है ना। एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, कम का टाइम रिपीट करते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं, इज रिपीटेड 4 टाइम्स in order to measure the refractive index of a glass slab। ग्लास स्लैब देखा है सब लोगों ने, एक ग्लास स्लैब था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसको आपने 4 बार रिपीट करा और आपको 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलेगी, एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑब्टेन्ड, 4 अलग अलग वैल्यूज है, वो कौन सी वैल्यूज है मैं लिख देता हूँ। वो आपको मिली 1.51, या चलो 1.52 ले लो, 1.54, 1.48 और 1.50। ये 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में 4 अलग अलग वैल्यूज मिली। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए पार्ट मीन वैल्यू, बी पार्ट एब्सोल्यूट एरर, सी पार्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर डी पार्ट फ्रैक्शनल एरर, ई पार्ट परसेंटेज एरर। ये मैं सॉल्व करूंगा, आपको देखना है, सीखना है कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। वेट एंड वॉच, वॉच एंड लर्न। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज कौन सी है, म्यू 1 म्यू 2 लिख दो, या A1 A2 लिख दो, A1 A2 A3 A4 लिख देता हूँ मैं। आप चाहो तो म्यू 1 म्यू 2 लिख देना, है ना। वो सब म्यू 1 म्यू 2 है, मैं इसको A1 A2 A3 A4 ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मेरी हेल्प करो, व्हाट इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बहुत बढ़िया, मीन वैल्यू निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, एवरेज लेना आता है ना, डिवाइडेड बाय 4, जितने नंबर है उतने से डिवाइड करना है। कितना आ रहा है ये 1.51, ये आ रहा है 1.51, दिख ही रहा है डायरेक्टली। ठीक है, 4 2 6 और 2 4 गए, तो हाँ ठीक है, 1.51 आ रहा है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, बी पार्ट में क्या पूछा था मैंने आपसे, बी पार्ट में मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। बताओ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। आप क्या करोगे, इसी को क्या मानोगे, इसी को आप ट्रू वैल्यू मानोगे, मैंने बताया था मीन वैल्यू को ही आप ट्रू वैल्यू मानोगे। अरे वाह, लोगों ने तो सेकंड पार्ट का आंसर भी बता दिया मुझे इतनी देर में, चारों पार्ट के बता दिए आंसर, काफी लोग अभी मैसेज देखे मैंने। ये स्पीड होती है देखो, 1.51 माइनस 1.52 कितना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस 1.52, डेल्टा A2 1.51 माइनस 1.54, डेल्टा A3 1.51 माइनस 1.48, कितना हो जाएगा 0.03, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और डेल्टा A4। कैलकुलेशन में मैं कहीं गड़बड़ कर दूँ बता देना मुझे। 1.50,
अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा था आप लोगों से? सी पार्ट में पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा ए मीन, याद है? मॉड ऑफ डेल्टा ए वन, क्योंकि ऐसे ही ऐड करोगे तो सब जीरो ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो सबका मॉड लेकर डिवाइड करेंगे 4 से। कितना आएगा ये सॉल्व करने पर? ये आएगा 0.02। मतलब हर बार ऑन एन एवरेज आप इतना एरर करते हो। तो आप जब वैल्यू लिखते हो, जब प्रैक्टिकल फाइल में आप वैल्यू लिखते हो, पता है वैल्यू क्या लिखते हो? फिर आप लिखते हो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, और उसमें इतना एरर आने के चांसेस हैं। मतलब आप लिखते हो कि वैल्यू कितनी है, वैल्यू इज एम मतलब 1.51, पर हम 1.51 में मान के चल रहे हैं कि हमने इतना कहीं ना कहीं एरर किया होगा। अब आते हैं फ्रैक्शनल एरर पर। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे? 0.02 का एरर डिवाइडेड बाय 1.51, कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये? चलो आपने बता दिया 0.013। अब देखो मैंने चेक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बता रहे हो तो मैं ये लिखते जा रहा हूँ। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना? मैं ये रिलाई करते हुए कि आप लोगों का कैलकुलेशन सही होगा। और एक लास्ट पार्ट और था इसका, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज व्हाट? ये जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला है इंटू 100, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.3% का आप एरर कर रहे हो इस मेजरमेंट में। ये पूरा सीक्वेंस बैठता है इस क्वेश्चन का, और मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे एक आध दिन में। हैबिट होती है भूलने की, है ना? तो भूलना नहीं है, रिवाइज करते जाना है डेली। अब इसके बाद बाकी जो एरर एनालिसिस होगी वो हम नेक्स्ट सन पर करेंगे और समझेंगे एरर को और डिटेल में। इसकी फ़ोटो ले लो ना, इसकी फ़ोटो ले लो। और नोट करने के बाद ही डिनर करना है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले फ़ोटो लो, पूरा नोट करोगे कॉपी में, उसके बाद ही डिनर करने जाना। ले लिए फ़ोटो? ये फ़ोटो लेने के बाद सी और डी पार्ट। फाइनली ई पार्ट। चलो इसी के साथ आज के सेशन के एंडिंग की हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं। आगे नेक्स्ट टर्न पर इसको और आगे और डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।